इसमें देखें आपके पास एक एग्जांपल में, इस एग्जांपल में आपको एक फंक्शन गिवन है, एग्जैक्ट फंक्शन, जो कि है एग्जाम्पल 2। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो यह है कि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो, नोड पॉइंट्स गिवन हो, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर ऑफ एक्स। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपको इस पे दो चीज़ें अप्लाई करनी है। एक आपने 3 पॉइंट फार्मूला वो यूज़ करना है और सेकेंडली आपने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है और फाइनली आपने इसमें 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, ये तीन चीज़ें आपने इसमें यूज़ करनी है और आपको कहा गया कि आपने अप्रॉक्सीमेट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव एट 2.0 पे, मीन x इज इक्वल टू 2.0 है आपके पास। अब अगर हम सबसे पहले इनके फार्मूलाज लिख लें कि जस्ट आपके पास जो 3 पॉइंट फार्मूला होता है, 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला जो आपके पास है, नंबर 1 ये आपके पास है f प्राइम एट x0, मीन जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/2h multiplied by -3f of x0, फंक्शन की वैल्यू एट x0, प्लस 4 टाइम्स f of x1 और फिर माइनस ऑफ f of x2 और फिर इसमें एरर टर्म भी आता है h² डिवाइडेड बाई 3 और f of 3xi। ये 3 पॉइंट फार्मूला है, 3 पॉइंट, और ये इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट फार्मूला। फिर सेकंड पे जो 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला है वो आपके पास जस्ट सिंपल f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/2h f of x1 माइनस ऑफ, इसमें इसको आप इस तरह से लिख लें, बाद में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये x0 प्लस h माइनस एफ ऑफ x0 माइनस h, ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला। सिमिलरली अगर आप 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप देखें तो वो आपके पास है f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/12h और 5 पॉइंट है, इसमें मिड पॉइंट है f x0 माइनस 2h माइनस 8 टाइम्स f of x0 माइनस h और प्लस 8 टाइम्स f of x0 प्लस h और प्लस और माइनस ऑफ f of x0 प्लस 2h और प्लस ये यहाँ पर इसके साथ एरर टर्म आती है, जो मैं आप लोग पहले इसको देख चुके हैं उदाहरणों में, एरर टर्म आ जाती है। ये 3 फार्मूलाज हैं। अब आपने देखें, सबसे पहले आप एंड पॉइंट्स को समझें कि एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। एंड पॉइंट्स का मतलब आपके पास ये है, जब आप एंड पॉइंट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो उस केस में अगर x0 आपके पास ये पॉइंट है तो आप x0 से मूव करके आप x1 पे पहुंचेंगे और x1 से फर्दर मूव करके आप x2 पे पहुंचेंगे। एंड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये है कि आपने वन साइडेड फॉरवर्ड में जाना है, वन साइडेड फॉरवर्ड में, जैसे x0 से x1 x2, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। और याद रखें कि हर पॉइंट के दरमियान, हर नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है वो आपके पास h है, इसलिए हम इसको लिखते हैं x1 बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है x0 प्लस h को, जो x2 है वो बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंट करता है x0 प्लस 2h को। ये होती है आपके पास एंड पॉइंट फार्मूला की लॉजिक, मीन एंड पॉइंट फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, इसकी जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बेसिकली लाग्रांज इंटरपोलेशन से की गई है और वो मैंने कल आपसे डिस्कस की थी, उसमें ये चीज़ हमारे पास यूज।
जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास नंबर सेकंड जो है ये 1 की एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले फार्मूले की। जब आप मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि आपने जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x0 के ऊपर, इसको कंसीडर करें एज अ मिड पॉइंट। तो इसको मिड पॉइंट कंसीडर करने का मतलब है इससे नेक्स्ट राइट साइड पे एक पॉइंट लें जो कि बनेगा x0 प्लस h, और इसकी लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लें जो कि आपके पास बनेगा x0 माइनस h। मिड पॉइंट फार्मूला की आपके पास ये लॉजिक होती है, मिड पॉइंट। और ये क्या है, 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला है। 3 पॉइंट हम देखें x0 x0 माइनस h, x0 और x0 प्लस h, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला x0 x1 x2। अब आप देखो ये जो नंबर थर्ड लिखा गया है, नंबर थर्ड जो आपके पास है, ये आपके पास है 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, 5 पॉइंट और साथ मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आप सेंटर में x0 लें, x0 की राइट साइड पे अगर आप एक पॉइंट और कंसीडर करें तो x0 प्लस h, x0 की लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट कंसीडर करें तो x0 माइनस h। अब देखें यहाँ पर ये x0 इन दो के लिए मिड पॉइंट है। अब हमें क्योंकि 5 पॉइंट्स चाहिए इसलिए x0 प्लस h से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास अल्टीमेटली x0 प्लस 2h होगा, और x0 माइनस h से बिलो पॉइंट आपके पास x0 माइनस 2h होगा। आप चेक कर सकते हैं कि इन दो एंड पॉइंट्स के लिए जो आपका मिड पॉइंट होगा वो x0 इसका मिड पॉइंट होगा। आप चेक कर सकते हैं, दोनों को सम करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो आपके पास आ जाता है कि ये x0 मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का। अब आपके पास टोटल पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5 हो गए, तो ये 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। क्लियर? 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसमें आपको टेबल गिवन है इस एग्जांपल के अंदर, वो टेबल आपके पास है। इसमें आपको गिवन है x की वैल्यूज और साथ उसमें फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। x आपके पास 1.8 1.9 2.0 2.1 और 2.2, ये वैल्यूज आपको x की गिवन है। इन वैल्यूज को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से x0 प्लस h क्या होगा, x0 माइनस h क्या होगा और x0 माइनस 2h क्या होगा, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कहा गया है कि आपने डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये आपका वो स्टैंडिंग पॉइंट है जिसके ऊपर खड़े होकर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को अगर हम अपना मिड कंसीडर करें, इसमें याद रखिएगा इसमें h इज इक्वल टू 0.1 है। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज टू 0.1, डिफरेंस बिटवीन दीज टू 0.1, दीज टू 0.1 और दीज टू 0.1 है। अब आप 2.0 पे खड़े हैं, जब आपने 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला लगाना है तो इसका मतलब है आपके पास ये x0 है तो ये नेक्स्ट x0 प्लस h है, ये नेक्स्ट x0 प्लस 2h है, और इससे बिलो वो आपके पास x0 माइनस h और ये x0 माइनस 2h को रिप्रेजेंट करता है जब h हमारे पास 0.1 कंसीडर किया गया, 0.1 प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज आपको गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यूज जैसे 10.889365 और 12.703199, और फिर आपको गिवन है 14.778112, और फिर आपको उसमें गिवन है 17.148957, और लास्ट वैल्यू आपको गिवन है 19.855030। ठीक, ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब आप 3 पॉइंट फार्मूला लिखें। सबसे पहले नंबर 1 3 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला, वो आपके पास सिंपली f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू वो है बस 1/2h माइनस 3 f ऑफ x0 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h। ये x1 जो है ना वो x0 प्लस h को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, x0 प्लस h और माइनस
एफ ऑफ एक्स 0 प्लस 2h ये आपके पास है। आपने जस्ट सिंपली यहाँ से वैल्यूज अपनी डिटरमिन करनी है। ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स 0 माइनस 2h की है, ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच की है, ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स 0 की है, ये वैल्यू आपके पास एक्स 0 प्लस एच, और ये वैल्यू आपके पास एक्स 0 प्लस 2h की। जस्ट फॉर द केस व्हेन h इज इक्वल टू 0.1, प्लीज कीप इन माइंड h आपके पास 0.1 है। अब यहाँ से अगर आप वैल्यूज प्लग करें तो f प्राइम एट 2.0 आपके पास आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स 0, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स 0 पे ये वैल्यू पुट करनी है आपने 14 पॉइंट समथिंग, प्लस 4 टाइम्स एक्स 0 प्लस एच को आपने पुट करना है 17 पॉइंट समथिंग, और माइनस एफ ऑफ एक्स 0 प्लस 2h को आपने पुट करना है 19.8 समथिंग। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ प्राइम एट 2.0 आपके पास आ जाता है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट इसका आ जाता है 22.032310। ये आपके पास 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला का रिजल्ट है। अब आप इसमें सेकेंड वाला जो फार्मूला है मीन h इज इक्वल टू माइनस 0.1, ये यहाँ पर h कीप इन माइंड कि हमने h को 0.1 लिया है। अब आप देखो, अब अगर कहा जाए आपको सेकंड में आपने यही 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला आपने लगाना है, 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला ही यूज करना है, बट h इसमें आप लेंगे माइनस 0.1, h को आपने कंसीडर करना है माइनस 0.1। अब अगर आप फार्मूला लिखो तो देखो ये आपके पास फार्मूला ये बनेगा 1/2h, जो ओरिजिनल फार्मूला जिसमें प्लस h है, जस्ट आप इसमें माइनस h रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 3 एफ ऑफ एक्स 0 प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 0 माइनस h, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स 0 माइनस 2h, ये आपके पास आ गया। सर ये h की वैल्यू हमने खुद से सेलेक्ट की है जी सर, h की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें h मेंशन है कि इस पे और इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। सर अगर इन केस ना के होना तो फिर आपको खुद से ये जो x की वैल्यूज गिवन है इनको देख के आपने खुद से डिसाइड करना है। जैसे आप देखो ना x की दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस, क्योंकि h का फार्मूला कीप इन माइंड कि h का फार्मूला आपके पास होता है xi प्लस 1 माइनस ऑफ xi, समटाइम इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इस अगर आपने ये फार्मूला लिया तो i को स्टार्ट करें आप 0 1 2 अप टू सो n तक, तो देखो i को 0 रखो तो ये बनेगा x1 माइनस x0, i को 2 रखो, i को 1 रखो तो ये बनेगा x2 माइनस x1, राइट। ये x की वैल्यूज के दरमियान, दो कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो h बेसिकली होता है आपके पास। अगर h इन केस नहीं गिवन तो आपको डिटरमिन करना है x की वैल्यूज से। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करें, देखें 1/2h माइनस 3 एफ ऑफ एक्स 0 तो आपके पास वही है 14.77। तो बता सकते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक्स 0 माइनस एच की? जी को बता सकते हैं सर 1.9, प्लीज। एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच की 12.703199 12.703199 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x 0 माइनस 2h, तो ये क्या 10.889365 10.889365। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आता है 22.054525। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने कहा था 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला, हमने x0 प्लस h x0 प्लस 2h की फॉर्म तीनों पॉइंट्स हमने यूज किए। इसका एक खास नाम होता है, क्या इसका नाम आपको पता है कि इसका खास नाम क्या होता है 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला का? x0 प्लस h x0 प्लस 2h,
ये मैंने स्टार्ट में आपको कुछ एक फार्मूलाज पढ़ाए थे, ये उससे रिलेटेड है, इसी चैप्टर के स्टार्ट में। और अभी मैंने वन साइडेड की बात की थी। कुछ माइंड में आ रहा है इसका? ये आपके पास बेसिकली जब आप वन साइडेड एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं, तो ये आपके पास बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, फॉरवर्ड डिफरेंस। और जब आपने h को रिवर्स कर दिया, h को -0.1 ले लिया, अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये बैकवर्ड से बनता है, बैकवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब आप इसमें आ जाएं। अब आपने कैलकुलेट करना है इसमें यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ h के लिए 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला से हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और h हमने यूज़ करना है 0.1, अपनी मतलब सहूलत के लिए h को हमने 0.1 इस्तेमाल करना है, 0.1। अब आप 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला जस्ट आपके पास क्या है, f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/2h f of x0 प्लस h माइनस f of x0 माइनस h। तो को बता सकते हैं कि ये मिड पॉइंट फार्मूला कौन से डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? किसी को अगर याद हो तो मिड पॉइंट फार्मूला किस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? ये मिड पॉइंट फार्मूला सर सेंट्रल किसको? सेंट्रल को सर। जी, सेंट्रल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एवरेज है बेसिकली। तो 1/2h2 की वैल्यू 0.1, f of x0 प्लस h की वैल्यू आपके पास है 17.148957 माइनस f of x0 माइनस h की वैल्यू आपके पास 12.703199, राइट। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास बुक में गिवन है, ये 22.22879 आ जाता है। ठीक, ये f प्राइम एट 2.0 हमें ये रिजल्ट दिया है जब हमने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया। अब फाइनली आप इसमें यूज करें 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला। तो 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या है, f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/12h और f of x0 माइनस 8 f of x0 प्लस x0 माइनस h, ठीक है, x0 माइनस h, और इसमें टाइम्स f of x0 प्लस h और फाइनली माइनस f of x0 प्लस 2h। अच्छा, स्टार्ट में ये सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये x0 माइनस 2h, x0 माइनस 2h माइनस 8 प्लस 8 और माइनस f of x0 प्लस 2h। अब आप इसमें देखो कि आपके पास मिड पॉइंट ये 2.0 आपका मिड पॉइंट है, 2 से नेक्स्ट वैल्यू x0 प्लस 2h, x0 प्लस 2h, x0 माइनस h और x0 माइनस 2h। इनकी वैल्यूज आप प्लेस कर दें 1/12 0.1, f of x0 माइनस 2h की वैल्यू 10.88 माइनस 8 टाइम्स f of x0 माइनस h की वैल्यू आपके पास 12.70 और प्लस 8 टाइम्स f of x0 प्लस h की वैल्यू। ये मैंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इतनी वैल्यूज़ कंसीडर की हैं, आप लोग काइंडली इसको फुल वैल्यूज़ कंसीडर कीजिएगा। x0 प्लस 2h के लिए 19.85। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास इसका रिजल्ट आएगा f प्राइम एट 2.0 इज इक्वल टू 22.16669 ये आएगा जी। अब आपको फंक्शन गिवन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर ऑफ एक्स, इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ये हमने सारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज फाइंड की हैं। तो इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर आप लें तो ये बनेगा आपके पास ई पावर ऑफ एक्स प्लस एक्स ई पावर ऑफ एक्स, और एफ प्राइम एट 2.0 पे कैलकुलेट करें तो इसका एग्जैक्ट का रिजल्ट आएगा आपके पास 22.167168। ये आपके पास आया है एग्जैक्ट रिजल्ट, ये सारा प्रोसेस एग्जैक्ट। ठीक है, अब आप इसमें एरर कैलकुलेट करें और फिर हम इसमें रोल ऑफ एच को डिस्कस करते हैं। एरर कैलकुलेशन, सबसे पहले एरर का फार्मूला E1 आपके पास है एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड। एग्जैक्ट आपके पास है 22.167168 माइनस इसमें ये मैं 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला में जब h हमारे पास 0.1 था तो मेरे पास वैल्यू आई थी 22. एग्जैक्ट के लिए हमने x नॉट की वैल्यू से रिप्लेस किया x को। किस पे? एग्जैक्ट में जी, एग्जैक्ट के लिए आपको ऑब्वियसली उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है जिस पे आप अप्रॉक्सीमेटेड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, जो x नॉट था हमारा। जी 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 बिल्कुल, वही x नॉट ही जो था। ये बेसिकली हमारा कंपैरिजन है ना फिर उसमें। ठीक है, x को x नॉट पुट कर दें, राइट बात। अच्छा, इसमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 3 पॉइंट एंड पॉइंट से आपके पास 22.032310। आई थिंक यही थी, इसको काइंडली एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 3 पॉइंट एंड पॉइंट से आपके पास 3 पॉइंट एंड पॉइंट से जो एरर आया है E1, ये आपके पास बनेगा 1.35 टाइम्स 10 पावर -1। नंबर सेकंड में आपने ये इसमें हमने h यूज़ किया 0.1। ठीक है, और जब हमने h इज इक्वल टू -0.1 लिया तो 3 पॉइंट एंड पॉइंट से जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसको आप E2 का नाम दे दें। वो आपके पास वही है 22.167168 माइनस इसमें अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू आपके पास आई थी वो ये थी 22.05 22.0545। जी फिर मिलेगा क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये आपके पास आ जाएगी। अब स्क्रीन स्टेबल हो गई है? हाँ, यस सर। इसमें जब आप इसकी एरर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास E2 आएगा 1.13 टाइम्स 10 पावर -1। ये एरर इस केस में आएगी। जब आपने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया विद h इज इक्वल टू 0.1 के लिए, तो इसको हम लेट सपोज करें E3 का नाम दे देते हैं जो कि 22.16168 माइनस 22 मिड पॉइंट से आपके पास 22.228790। ये जब एरर कैलकुलेट किया तो E3 मेरे पास आएगा -6.16 टाइम्स 10 पावर -2। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। फिर लास्टली अगर हम 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, 5 पॉइंट मिड पॉइंट विद h इज इक्वल टू 0.1, तो इसको मैं E4 अगर कहूं तो ये 22.167168 माइनस 5 पॉइंट से आई थी 22.166999। इसको माइनस कर लें तो E4 आपके पास आ जाती है
1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक केस और कर लें, एक केस आप लोग उसको आप मिड पॉइंट फार्मूला उसमें यूज कर लें और कंसीडर करें आप h इज इक्वल टू 0.2 ले लें और आप जरा 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें। h को अब आपने 0.2 कंसीडर करना है और 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला आपने यूज करना है। मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, f प्राइम एट x0 इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेट उसी पे करना है, x0 इज इक्वल टू 2.0 ही लेना है। ये फार्मूला बनता है आपके पास 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला जो है 1/2h f ऑफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 माइनस h। को बता सकता है कि इसमें f ऑफ x0 प्लस h की वैल्यू क्या होगी टेबल से? को टेबल से देख के बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 19.855030 प्लस के लिए। नहीं, पहले आप ये बताएं कि यहाँ पर नंबर क्या आएगा इस जगह पे? सर किधर? f ऑफ x0 प्लस h में जी x0 प्लस h का। सर x0 प्लस h में हम 2.2 के रिस्पेक्ट जो वैल्यू होगी f ऑफ x की वो वाली लेंगे ना, क्योंकि x0 2.0 है और h आपके पास 0.2 है, तो 2 प्लस 0.2 तो आपके पास f ऑफ 2.2 आएगा। आपकी बात ठीक है कि 19 पॉइंट समथिंग यूज होगा, माइनस f ऑफ x0 माइनस 2h करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.8। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज आप पुट करें इसमें, f प्राइम एट x0, तो f प्राइम एट 2.0 आपके पास बेसिकली क्या बना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और ये आपके पास f ऑफ 2 टू 19.855 और माइनस f ऑफ 1.8 आपके पास आया 10.88 9365। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आता है आपके पास सिंप्लीफाई होके 22.414163। अब इसके लिए जरा एरर कैलकुलेट करें यहाँ पे साइड पे ना, इसके लिए इसको आप E5 का नाम दे दें। E5 22.166,999 और इसकी वैल्यू थी 22.167,168 माइनस 22.414163। ठीक, तो E5 आपके पास आ जाता है बेसिकली -2.47 टाइम्स 10⁻⁻1। ये आपके पास एरर आ गया। ठीक, अब आप इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लें, इसको आप अपने मतलब किसी भी न्यूमेरिकल सिमुलेशन को, जब भी आप अपनी न्यूमेरिकल सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे, जब आप अपने मैश बनाते हैं डोमेन का और स्टेप साइज लेते हैं, नोड पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि ये 1D की बात हो रही है तो इसलिए मैं इसको 1D इसको आप एक्सटेंड करके 2D पे और 3D पे भी सेम यही रूल एप्लीकेबल होता है। रूल क्या है आपके पास देखें, जब आपने 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला यूज किया h इज इक्वल टू 0.1 के लिए, तो आपके पास एरर 1.35 टाइम्स 10⁻⁻1 आया। जब आपने h को -0.1 लिया, मीन रिवर्स डायरेक्शन में, अगर आपने रिवर्स प्रीवियस पॉइंट्स आपने यूज किए तो तब आपके पास E2 देखो 1.13 टाइम्स 10⁻⁻1 आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये FD को रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड डिफरेंस को और ये रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड डिफरेंस को। ठीक, यहाँ से क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि आपके पास E2 इज लेस देन E1 है। पहला पॉइंट, E2 इज लेस देन E1। इसका मतलब है कि इस करंट प्रॉब्लम को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस इज मच बेटर देन एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डिफरेंस। ये हम कंक्लूड यहाँ से ये कर सकते हैं इन दो रिजल्ट्स को देख के। ठीक, पहला आप कंक्लूजन आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, जो कि आपको पता है कि ये सेंट्रल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, CD को, सेंट्रल डिफरेंस को, तो यहाँ पे अगर अब हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमें ये पता चलता है कि E3 जो है वो लेस देन है किससे, E2 से भी और
E1 से भी, दोनों से लेस है, दोनों से स्मॉलर है ना, -6.16 टाइम्स 10 पावर -2 है, तो स्मॉलर नंबर है ना। आप एग्रीड हैं इस बात से? यस सर। इसमें देख लें, एक चीज तीनों फार्मूलाज में कॉमन है, इन तीनों फार्मूलाज में एक जो कॉमन चीज है वो है एच की वैल्यू। एच हमने सब में फिक्स रखा है, कॉमन एच है, ठीक। इसमें जस्ट आपने क्या किया, ये रिवर्स डायरेक्शन के लिए है, इसको आप ये ना समझे कि एच आपने माइनस में लिया, ये सिर्फ जस्ट रिवर्स डायरेक्शन के लिए है, माइनस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए। ओवरऑल आप देख लें वैल्यू 0.1 ही है, ठीक है, वैल्यू ओवरऑल 0.1 ही है, लेकिन आपने सिर्फ उसकी माइनस साइन उसकी रिवर्स डायरेक्शन के लिए, मीन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, इस वजह से। तो ये आपके पास ये कंक्लूजन आपको मिलता है, यहाँ से ये कंक्लूजन आपको आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस इज मच बेटर देन बैकवर्ड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस, या मिड पॉइंट फार्मूला इज मच बेटर देन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। अब इसके बाद देखो, इस केस में अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पर आपने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला लिया, यहाँ पर आपने 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला लिया, दोनों केसेस में एच की वैल्यू सिमिलर है, ठीक है, एच आपने सिमिलर रखा है, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि E4 इज मच स्मॉलर देन E3। ये जो फोर्थ एरर आया है, दिस इज मच स्मॉलर देन E3, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप H को फिक्स रखें दो फार्मूलाज के दरमियान, जैसे आपने पहले में 3 पॉइंट्स यूज किए, दूसरे में 5 पॉइंट्स यूज किए, इसका मतलब ये है, यहाँ से आप कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दें फार्मूले में, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो मोर एक्यूरेट आना शुरू हो जाता है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। मीन ये देखिए 10 पावर -4 इज वेरी निग्लिजिबल एरर, इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एरर, ठीक है, ये 0.00169 है, मीन इसको एरर को अगर हम नंबर्स में लिखें तो ये 0.00169 है एक्चुअली एरर। तो ये स्मॉल एरर है, निग्लिजिबल एरर है, स्टिल एरर है बट निग्लिजिबल एरर है। तो इन दोनों के दरमियान से आप कंपैरिजन, इन दो का कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको ये पता चलता है कि अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दें तो आपके पास एरर कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक आपको आपकी न्यूमेरिकल सिमुलेशन के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि इसमें देखें, अगर आप अपनी न्यूमेरिकल सिमुलेशन में एरर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप h की स्मॉल वैल्यू कंसीडर करें। जब आप h की स्मॉल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो एरर आपके पास कंट्रोलेबल एरर आ जाएगा, मीन एरर कम आएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें h को आप स्मॉलर नहीं ले सकते, तो आपको दूसरी सेकंड स्ट्रेटेजी ये अप्लाई करनी है कि आपने ज़्यादा पॉइंट्स वाला फार्मूला यूज़ करना है, जैसे 5 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, अगर आप h को स्मॉल नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन है। अब यहाँ तक अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, ये स्टोरी सारी समझ आ गई है, तो अब आप देखो रोल ऑफ h इज इक्वल टू 0.2 हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हमने h इज इक्वल टू 0.2 लिया, h इज इक्वल टू 0.2 और हमने 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, उसके लिए हमने एरर कैलकुलेट किया, तो मेरे पास E5 इज इक्वल टू ये आया, यहाँ पर h 0.2 था। अब आप जरा इस पे गौर करें कि जब आपने 3 पॉइंट सेम फार्मूला आपने सेम रखा, इसमें भी 3 पॉइंट मिड पॉइंट है, ये भी 3 पॉइंट मिड पॉइंट है, सेम फार्मूला लिया, लेकिन आपने h को स्मॉलर लिया है 0.1, तो उस केस में E3 जो आपके पास आया वो -6.16 टाइम्स 10 पावर -2, h इज इक्वल टू 0.1, ठीक। इस फार्मूले में, फार्मूला दोनों में आपने सेम यूज किया है, सिर्फ h की वैल्यू आपने डिफरेंट ली है, एक में h 0.2 है, एक में h 0.1 है। तो इससे आपको क्लियर कट यहाँ पे देखिए ये नजर आ रहा है कि E3 एरर इज लेस देन E5 है, E3 का एरर E5 से लेस है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास, अगर हम स्टेप साइज बढ़ाते जाएंगे तो एरर भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। अगर आपकी सिमुलेशन में आपको ये चीज़ नज़र ना आए कि आप h को स्मॉल करते जा रहे हैं लेकिन एरर ग्रो करता जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप या तो फार्मूला गलत अप्लाई कर रहे हैं या आपकी सिमुलेशन ठीक नहीं है। ये इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है किसी भी स्टेप साइज का रोल चेक करने के लिए, कि अगर आप स्टेप साइज को कम करते जाएं
तो एरर ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना चाहिए। और इसका एविडेंस आपको कहाँ से मिलता है? इसका एविडेंस आपको एरर टर्म से मिलता है। बेसिकली इन सारे फार्मूलाज के अंदर एक एरर टर्म होता है, ये वाला। इसको अगर आप फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, इसको ये तो एक आपने कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ना, इसको आप फिक्स कर दें। एच को आप देखें, एच को अगर आप वेरी करते जाएं तो एरर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक ब्यूटी है, आप इसको ब्यूटी कह सकते हैं। ठीक है, मीन जितना स्टेप साइज स्मॉल करेंगे उतना ही आपके पास बेस्ट आंसर आता जाएगा एरर वाइज। होपफुली आप लोगों को न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं इसको अप्लाई भी करेंगे। डन जी, क्लियर? अब यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन अपना कर लें, वरना फिर मैं आपको एक और लास्ट इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में एक और चीज़ आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, वो आप लोग इसमें देख लें। और काइंडली आप लोग अपनी एग्जांपल नंबर 3 ज़रूर ट्राई कीजिएगा आफ्टर दिस फार्मूला। ये जो मैं फार्मूला आपको बताने लगा हूँ, इस फार्मूला के बाद देखिए, एक आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव। हमने अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की थी, चलिए हम एक छोटा सा सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव बाय यूज सेकंड डेरिवेटिव मिड पॉइंट फार्मूला की बात करूं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट। ठीक है, और इसमें सेकंड डेरिवेटिव हमने यूज करना है मिड पॉइंट, और हम इसको सेंट्रल डिफरेंस से करेंगे। मीन मिड पॉइंट x0 को मिड पॉइंट लें, राइट साइड पे आपके पास पॉइंट x0 प्लस h, और लेफ्ट साइड पे आपके पास पॉइंट x0 माइनस h आ जाएगी। इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास ये है, f डबल प्राइम एट x0 इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर, और साथ आएगा f ऑफ x0 माइनस h माइनस 2 f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x0 प्लस h, और माइनस इसमें एरर टर्म आता है आपके पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और f ऑफ 4xi, where xi is lie between x0 प्लस h और x0 माइनस h के दरमियान लाई करता है। ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, और इसकी डेरिवेशन अगर आपने करनी हो, इसकी डेरिवेशन के ये डेरिवेशन, ये फार्मूला बना कैसे है, तो वेरी सिंपल, आप एक दफ़ा टेलर सीरीज एक्सपेंड करें x0 f ऑफ x0 प्लस h की ऑर्डर 4 के डेरिवेटिव तक। ठीक, मतलब f ऑफ x0 प्लस एच एफ प्राइम एट x0 प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम एट x0 प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम एट x0 एंड प्लस h4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल f ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड करें, और फिर इसको आप टेलर सीरीज f ऑफ x0 माइनस h की एक्सपेंड करें, तो ये सिंपली आपके पास बनेगा f ऑफ x0 माइनस h f प्राइम एट x0, ये प्लस f डबल प्राइम एट x0, और ये माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम एट x0, और प्लस h4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल f ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट, इसको एक्साई 2 में कह देता हूँ, इसको एक्साई 1 कह देता हूँ, ये एक्साई 1 है। ठीक है, एक्साई 1 और एक्साई 2। अब आपके पास सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड 1 एंड 2, तो आप इस फार्मूले को अप्रोच कर जाएंगे। क्लियर जी? अब आप लोगों ने इसी फार्मूले से रिलेटेड काइंडली आप लोग इसको मज़ीद समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 कर लीजिएगा। ये पेज नंबर 198 पे है ना, एग्जैक्ट पेज जो उसका है वो 180 है, पेज नंबर 180 पे ये एग्जाम्पल नंबर 3 सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और अगेन आपने सेम जो ऊपर आपको टेबल ऊपर जो आपको फंक्शन गिवन था फर्स्ट एग्जाम्पल में, जो टेबल गिवन था वही आपने यूज़ करना है यहाँ पर अभी। तो इसको कर लेंगे इंशाल्लाह आप। यस सर। जी, इसमें एक लास्ट एक टॉपिक है इसमें, राउंड ऑफ एरर इंस्टेबिलिटी। ठीक है, राउंड ऑफ एरर और इंस्टेबिलिटी, राउंड ऑफ एरर
इंस्टेबिलिटी। ये आपने इसमें जो राउंड ऑफ एरर आता है और उसकी जगह उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी आती है उसको डिस्कस किया जा रहा है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको इसका जर्नल सा सिर्फ ये बता रहा हूँ। ये काइंडली अगर आप लोग इसको बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। सिमिलर पेज नंबर 180 पे से ही स्टार्ट होता है ये। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से मैं सिर्फ आपको जर्नल इसका हिंट दे देता हूँ कि इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ प्राइम एट x0 जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की है माइनस जो हम इसमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके डिवाइडेड बाय 2h। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड का, दिस एरर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स m। ये हमेशा इससे लेस आएगी आपके पास एरर। एप्सिलॉन आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है और m आपके पास जो है वो बेसिकली ये जो m है ये डिटरमिन किया गया है आपके पास। ये एप्सिलॉन कैसे आता है, ये आपको इसके लिए एक दफ़ा अपने ये जो आपकी फार्मूला है इसको काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अगर क्लियर ना हुआ तो फिर मैं आपको ये बता दूँगा, ठीक है। राउंड ऑफ एरर इंस्टेबिलिटी। अभी असल में मैं आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे जल्दी लेके जाना चाहता हूँ। सर ये हमारे एग्जाम में तो नहीं आएगा सर? हाँ सर ये हमारे एग्जाम में इंक्लूडेड है? यार ऑब्वियसली ये आपके एग्जाम में इंक्लूडेड राउंड ऑफ इंस्टेबिलिटी, बस इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ एरर इंस्टेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। मीन बेसिकली देखें ये एरर ही है, ये एरर का बाउंड है एक किस्म का। मीन देखो ना ये आपके पास एक एग्जैक्ट रिजल्ट है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है। तो हम राउंड ऑफ एरर इंस्टेबिलिटी की बात ये कर रहे हैं कि हमेशा जो आपके पास एरर आएगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स n। बुक में इसकी सारी डिटेल मौजूद है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये वहाँ से पढ़ सकते हैं। राइट सर। ये जनरल सी बात है, ठीक है। ओवरऑल एरर हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया अगर, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट में आप इसकी एग्जांपल इसकी एक्सरसाइज में से जितने क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो जो आप समझते हैं कि ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है उनको आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो चलें अब आप आ जाए इस पर फाइनली आप लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा कि मीन हम फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें समझने में कि फार्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ, मैं आप उसकी बेस बता दूंगा कि ये कहाँ से हमने ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, लेकिन उसकी डेरिवेशन जो है वो मैं आपको नहीं बता सकूँगा। तो वो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो बुक में से इसको न्यूमेरिकल जो एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है सेक्शन 4.3 उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या है? समेशन सर, एरिया। जी इंटीग्रेशन हम बेसिकली आपकी बात ठीक है कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व है। मतलब आप एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम एक सिंपल 1D की बात करें तो उस 1D के y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास है और ये लेट सपोज करें कि ये कर्व आपके पास समथिंग लाइक दिस है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। इस कर्व का एक एंड पॉइंट है और एक इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया कैलकुलेट करना है वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब आपने दो तरह के इंटेग्रल्स पढ़े होंगे, एक इंटेग्रल होता है जो आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल जिसको हम कहते हैं, मीन कोई लिमिट्स नहीं है, अपर लोअर लिमिट्स नहीं है, इसका रिजल्ट हमेशा आपके पास फंक्शन की फॉर्म में आता है, फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। आउटकम इसकी फंक्शन की, जैसे आप एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एक कर्व है, ठीक है। जब आप उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाता है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो वो फंक्शन की फॉर्म में आपके पास आ गया। और
लेकिन अगर आप कोई डेफिनेट लिमिट्स यूज करते हैं a टू b f ऑफ x d ऑफ x, तो इसका आंसर आपके पास एक नंबर की फॉर्म में आता है। नंबर, एग्जैक्ट नंबर आएगा ना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर आपके पास आ सकता है। ठीक, तो बेसिकली आपके पास ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, इसको हम ये कहते हैं कि वो तमाम मेथड्स जो इस डेरिवेटिव इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट्स इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, या हम इसको न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर बोलते हैं। मीन इस फंक्शन को द मेथड्स, इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है, द मेथड्स इन्वॉल्व टू कैलकुलेट या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट a to b f of x d of x is called न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। इसको हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर बोलते हैं या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्वाड्रेचर। ठीक, दोनों वर्ड्स इसमें इसके लिए यूजेबल हैं। और इसमें जब हम ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इसमें याद रखें कि आपके पास जो कर्व होता है, उस कर्व को आप स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल में आपको चलें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कि हम क्या होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये आपके पास x0 इज इक्वल टू एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई x1 पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास x2 पॉइंट है, ये x3 है, और ये लेट्स सपोज करें x4 है। ये आपके पास b के इक्वल है। चलें कि 2 मिनट ज़रा स्क्रीन को स्टेबल होने दें। हाँ जी, आप स्टेबल हो गई है? यस सर। ओके, अब ये आपके पास डिफरेंट नोड्स हैं। ठीक है, अगर आपको एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है, तो आप इन नोड्स के कॉरस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 और f ऑफ x4। ये नोड्स के कॉरस्पॉन्ड आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यूज कहाँ पे प्लेस होती हैं? वो वैल्यूज आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस डायरेक्शन में हम करते हैं ना। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये आपके पास f ऑफ x0 आ गया, यहाँ पर सपोज करें f ऑफ x1 आ गया, ये सपोज आपके पास f ऑफ x2 आ गया, और फिर यहाँ पे लेट्स सपोज करें ये आपके पास f ऑफ x3 है, और मैं यहाँ पे f ऑफ x4 ले रहा हूँ। ठीक, अब अगर आप एक कर्व प्लॉट करें, तो एक कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपके पास समथिंग लाइक दिस कोई कर्व बनेगा। ये मैंने एक रफ सा कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x का कर्व प्लॉट किया। ठीक, अब आप इसको देखें, यहाँ से ये चीज़, ये आपके पास ये बनेगा, ये आपके पास, और ये आपने अपने कर्व को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में। ठीक, अगर आप इसमें देखो, यहाँ पर f ऑफ x0 आपके पास बेसिकली ये बनता है, ये वाला पॉइंट आपके पास बनता है, मीन f ऑफ x0 और x0 ये पॉइंट बनता है। ये f ऑफ x0 इसको बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? f ऑफ x0, ये f ऑफ x0 है, इसकी वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाइट को, वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, y डायरेक्शन में f ऑफ x0। ये क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? f ऑफ x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसकी वर्टिकल हाइट है इस पॉइंट के ऊपर, राइट? यस सर। और इसमें ये f ऑफ x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास f ऑफ x3 है, और ये आपके पास f ऑफ x4 है। अगर आप ईच सेगमेंट में देखिए, अगर आप इन दोनों को काउंट करें, ये जो डिफरेंस है, इसको अगर आप h का नाम दे दें, और आपको कहा जाए कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल सी बनी है, इसका एरिया कैलकुलेट करें, ये वाले इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो रेक्टेंगल का एरिया जस्ट आपके पास क्या आएगा? h टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, एरिया होता है ना, विड्थ टाइम्स हाइट, ऐसा ही होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो विड्थ आपके पास h है, हाइट उसकी f ऑफ x1 है।
सिमिलरली आप सेकंड वाले कर्व में यहाँ पर अगेन आपके पास विड्थ h है, इस एरिया का कर्व का आप इस सेगमेंट का अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको हाइट मल्टीप्लाई बाय f(x2) करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर h, तो आप हर सेगमेंट का सेपरेट एरिया कैलकुलेट करते हैं और फिर उस एरिया को सम कर लेते हैं, तो वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है इस इंटीग्रल a to b f(x) dfx। अब इसमें क्योंकि हमने तो पूरी रेक्टेंगल कंसीडर की है, अब लेकिन ये एक्चुअली बनता तो रेक्टेंगल नहीं है, हर जगह पे स्मॉल सा डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये डिफरेंस आ रहा है, ये वाला, इसको मैं अगर थोड़ा सा, ये वाला डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कर्व के साथ एग्जैक्टली ये वाला तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। यहाँ से जब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो स्मॉल सा डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी। ये मैं ड्राइंग में मैं इतना अच्छा नहीं, इस वजह से आपको शायद सही क्लियर विजिबल ना हो। ये यहाँ पे ये आपके पास स्मॉल सा डिफरेंस आएगा। ये जो स्मॉल डिफरेंस, ये और ये सारा डिफरेंस है, ये बेसिकली आपके पास इसमें एरर को रिप्रेजेंट करता है। एरर को मतलब आप एरर को रूल आउट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जब आपने a to b f(x) d(x) को एक्चुअली फाइंड आउट करना है तो ये बेसिकली आपके पास समीशन है I is equal to 0 to n ai multiply by f(x)i। ये आप देख लें, ai आपके पास क्या होगा। जी जी सर, हमारा जो होता है, जो नॉर्मली जो इंटीग्रेशन होती है वो तो सर कॉन्टिन्यूस कर्व पे होती है ना। अगर हमारा डिस्क्रीटाइज्ड डाटा है तो फिर तो सर हम समेशन नहीं करते हैं। तो ये समेशन ही है ना, ये मैंने देखे ना, ये यहाँ पर देखो मैंने इसको लिखा है। अच्छा, ये सर वो स्क्रीन असल में लैग करी थी सर, राइट सर जी, मैंने इसको लिखा है a to b f(x) dfx is equal to sum, मीन जितने सेगमेंट्स का, सारे सेगमेंट्स का एरिया इसको सम कर ले तो वो आपको इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेशन दे देता है। राइट सर। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली आपके पास ये है कि आपने हर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना, उसको सम कर लेना है। अब हमें ये डिटरमिन करना है, ये तो हमें नोन है f(x)i हमारे पास बेसिकली क्या है। अब हमें इसको ai को डिटरमिन करना है कि ये ai बेसिकली आपके पास क्या है। ठीक है, ai मतलब ai को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको अगेन वापस जाना पड़ेगा लग्रांज इंटरपोलेशन पे। देखिए, लग्रांज इंटरपोलेशन में बेसिकली आपके पास होता क्या है। लग्रांज इंटरपोलेशन बेसिकली क्या है कि आपको अगर नोड पॉइंट्स गिवन है x0 x1 अप टू सो ऑन xn, n+1 नोड पॉइंट्स हैं और आपका इंटरवल है बिटवीन a से b के दरमियान। ठीक है, इंटरवल जो आपको गिवन, क्लोज्ड इंटरवल जो आपको गिवन होता है, तो लग्रांज पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Pnx इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to n, I is equal to 0 to n f(x)i multiply by Lx, Lix। ये आपके पास है, ये लग्रांज इंटरपोलेशन की रिप्रेजेंटेशन है। और प्लस इसमें एरर टर्म भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एरर टर्म आप समझ लें कि इसके साथ ही है, ठीक है, वो अंडरस्टूड सी बात है। प्लस एरर टर्म यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब हमने एक अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम पढ़ा हुआ है, वर्स्टस अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, जो हमें ये बताता है कि ये जो बेसिकली हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, ये एक फंक्शन f(x) की क्या होती है, अप्रॉक्सीमेशन होती है। ठीक है, f(x) की अप्रॉक्सीमेशन होती है। इसका मतलब ये है कि मैं इस सारे फंक्शन को f(x) इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 0 to n f(x)i Lix इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यूज करके। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करें बिटवीन a एंड b, मीन आप a to b f(x) d(x) को इंटीग्रेट करें इक्वल टू, अब इसमें समीशन है, समीशन क्योंकि ये समीशन और इंटीग्रल आपस में इंटरचेंजेबल है, तो हम समीशन I इज इक्वल टू 0 to n, इसको इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। ये क्या होगा आपके पास, क्या इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे हम f(x)i की, f(x)i की इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सर वो तो एक वैल्यू है, इसकी किस तरह इंटीग्रेशन होगी? वो वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये भी आपके पास इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, सिर्फ
एल आई जो बेसिस फंक्शन है वो बेसिकली आपके पास क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी परफॉर्म करेंगे, एल आई एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। राइट सर। तो यहाँ पर आपने ये अज्यूम, ये मतलब उसने इसकी नोटेशन जस्ट लिखी गई है कि ए आई को हम लिख लेते हैं ए टू बी एल आई एक्स डी ऑफ एक्स फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन एन तक। तो ये फार्मूला बेसिकली आपके पास ये बन जाता है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय ए आई। ये जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ए आई आप यहां से कैलकुलेट करोगे। समझ आ गई कि इसकी ये जो इसकी बिहाइंड सीन में क्या चीज है, सही। सर ये जो हमने इंटीग्रल कैलकुलेट किया है इसके अंदर एरर टर्म मौजूद होगी सर? जी एरर टर्म मौजूद होगी, मैंने सिर्फ आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए एरर टर्म अभी नहीं लिखी। राइट। ये इसको मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन करके लिखे हैं। ये आपके पास क्वाड्रेचर फार्मूला बन गया है, ये क्वाड्रेचर फार्मूला है, न्यूमेरिकल फार्मूला बन गया। अब आप आ जाए एरर टर्म की तरफ। इसमें एरर टर्म भी क्या होगी, देखिए लैग्रांज में एरर टर्म क्या होती है आपके पास, उसको हम लेट सपोज करें ई ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई ऑफ एफ से, और एरर टर्म है बेसिकली आपके पास इंटीग्रल ए टू बी प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स माइनस एक्स आई। वो जो लिखते थे ना x माइनस एक्स 0 x माइनस एक्स 1 अप टू सोन x माइनस एक्स एन, वो है। मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ले रहा हूँ एरर टर्म का, और साथ क्या आता था इसमें f ऑफ n प्लस 1, और ये था आपके पास एक्साई x और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल d ऑफ x। इसमें देखें आपके पास जो ये जो आपके पास एरर टर्म है, इसमें सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, वो आपके पास 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल है। बाकी सारे के सारे ये भी x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये भी आपके पास x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दोनों फंक्शंस आपके पास x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एरर फंक्शन में हमने सिंपली क्या करना होता है कि ये हमारे पास, अगर आपने एरर फाइंड आउट करना है तो आप जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास एरर आ जाएगी। इसमें याद रखें कि एक्साई x जो है वो लाई करता है इन दिस इंटरवल a टू b फॉर एवरी x इन AB, ठीक है, फॉर ईच x, फॉर ईच x, ठीक। ये हमारे पास बेसिकली एरर टर्म की इंटीग्रेशन आती है। क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सर जो एक्साई एक्स जो टर्म है सर, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ए बी के दरमियान, या फिर हम स्पेसिफिक पॉइंट्स चूज करते हैं सर? जैसे आप x को कोई एक पॉइंट वैल्यू दे देना, x को, जैसे फॉर एग्जांपल x को फॉर ईच x, हमने कहा फॉर ईच x, ठीक है, एक्साई x कोई वैल्यू होगी जो कि इन बिटवीन आपके इस इंटरवल के अंदर से कहीं होगी। अब वो क्या होगी, ये एक जनरल वैल्यू है, ठीक। तो जनरल वैल्यू के बारे में मतलब कहना, उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका रूल क्या है, रूल ये है कि आपने कोई सा एक x अपनी मर्जी से चूज करना है, ठीक है, कोई एक x आपने अपनी मर्जी से चूज करना है और फिर उसको उस पे एक्साई x आपने फाइंड आउट करना है, ठीक। वो कोई आपके पास पॉइंट ही आएगा ना, कोई वैल्यू आएगी जिस पे आप फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास होता है। इसमें देखिए अगर आपने मैं आपको उसकी बता देता हूँ, ट्रेपेजोडियल रूल, अभी हमने इसमें जो रूल पढ़ने हैं उसमें ट्रेपेजोडियल रूल है, ये आप लोगों ने शायद मे बी कहीं और भी पढ़ा हो, मेरे ख्याल है शायद आप लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में तो ये नहीं, आई थिंक ये ट्रेपेजोडियल रूल, या कैलकुलस में कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने ट्रेपेजोडियल रूल। अगर आप ट्रेपेजोडियल रूल में पढ़े, हाँ सर एफएससी में पढ़े थे, एफएससी में पढ़े होंगे, सही। अगर आपने ट्रेपेजोडियल रूल फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने हैं, x0 और x1। इन 2 पॉइंट्स के लिए यूज करें लाग्रांज पॉलिनोमियल। इन दोनों पॉइंट्स को
मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, ये बहुत सिंपल है, आप लोग काइंडली इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। मैं इसका जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फार्मूला, इसकी डेरिवेशन वैसे बाय द वे गिवन है, इसमें बुक में गिवन है। अगर आप डेरिवेशन करना चाहें तो आप वहाँ से उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप ना ज़रा इसको कर लें। x0 x1 आपके पास ये लग्रांज पोलिनोमियल में आप यूज़ करें तो ट्रेपेजोइडल रूल बेसिकली आपके पास ये होता है, a to b f of x d of x। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे h डिवाइडेड बाय 2 f of x0 प्लस f of x1 और माइनस ऑफ h क्यूब डिवाइडेड बाय 12 f डबल प्राइम एट x। ठीक, ये आपके पास कहलाता है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो इसकी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास जस्ट सिंपल है, क्योंकि आपके पास मिलेगा स्क्रीन में लैग है। सर। अच्छा एक मिनट, अब इसमें आप एक मिनट से मुझे सिर्फ ये एक दो पॉइंट्स लिखने थे, फिर मैं आपको स्टेबल करवाता हूँ स्क्रीन, फिर आप यूज़ सपोज करें कि ये आपके पास एक कर्व है। अब देखिए जी, आपके पास अगर स्क्रीन स्टेबल हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा जी। जी सर, हो गया सर। हो गया स्टेबल, ओके जी। अच्छा इसमें देखिए आपके पास ये अगर हम दो पॉइंट्स ले लें x0 और x1 ट्रेपेजोइडल में, और आपने इस कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको जस्ट सिंपली इस ये जो का यहाँ से अगर आप एक लाइन प्लॉट कर लेना, ये वाली लाइन, ये तो इसका एरर निकल जाएगा, जो उसमें से एरर आएगा ये बेसिकली पोलिनोमियल की वजह से जो आपने कैलकुलेट, तो ये जो एरिया कैलकुलेट करना है अंडर दिस कर्व, ये आपके पास बेसिकली आप ये फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। इसमें जस्ट आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ट्रेपेजोइडल रूल में। सिंपली आपके पास नेक्स्ट इसको हम सिम्पसन्स रूल कहते हैं, और सिम्पसन्स रूल को हम इसको 1/3 रूल भी कहते हैं। 1/3 क्यों कहते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसमें आपने 3 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, x0 x1 x2, और आपने लग्रांज पोलिनोमियल का वही मीन लग्रांज पोलिनोमियल के लिए 3 पॉइंट्स यूज करें। इसका मतलब है आपके पास डिग्री 2 की पोलिनोमियल बनेगी ना इस केस में, और इस केस में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी बनेगी, p1, डिग्री 1 की पोलिनोमियल। ठीक है, इस केस में p2x बनेगी। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो सिम्पसन्स रूल आपको ये कहता है कि सिम्पसन्स रूल आपने सिंपली जब सिम्पसन्स रूल अप्लाई करना है तो इसको आप देखिए, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे x0 इज इक्वल टू a होता है, x2 आपके पास इक्वल टू b होगा जो फाइनल पॉइंट होता है इंटरवल का, और ये आपके पास x1 होगा। x1 एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। क्यों? क्योंकि हम x0 से x1 के दरमियान डिस्टेंस h रखते हैं, x1 से x2 के दरमियान भी डिस्टेंस हम h ही रखते हैं। तो x बेसिकली आपके पास x1 क्या है, बेसिकली x1 आपके पास बेसिकली मिड पॉइंट है, मीन x0 इज इक्वल टू a है, x1 आपके पास a प्लस h होगा, और x2 आपके पास बेसिकली b होगा। ठीक है, और h को जब हम इसमें फाइंड करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 हैं, तो h जब आपने फाइंड करना है b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 से फाइंड करना है, जितने n+1 पॉइंट है उससे 1 लेस। ठीक है, तो h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 फाइंड करना है। तो इस केस में आपके पास इसकी आप फिगर देख सकते हैं 4.4, उसमें ये प्लॉटेड है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई है, उसको आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। इसकी डेरिवेशन भी गिवन है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो इसको ड्राइव कर सकते हैं। हाँ क्या कह रहे, फिर स्क्रीन में लैग है।
एनीवे सिम्पसन्स रूल में आपके पास जो जनरल इसका फार्मूला बनता है, अब आपने इंटीग्रेट करना है बिटवीन x0 टू x2 के दरमियान, x0 से x2 के दरमियान f ऑफ x d ऑफ x को आपने इंटीग्रेट करना है, और ये इसका फार्मूला बनता है h डिवाइडेड बाई 3 f ऑफ x0 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x1 और प्लस f ऑफ x2 किया जाता है, और माइनस इसमें एरर टर्म आती है h5/90 f ऑफ फोर्थ ऑर्डर एक्साइड। ये सिम्पसन्स रूल का फार्मूला बन जाता है। इसको 1/3 रूल इसलिए कहते हैं कि h को डिवाइड किया जाता है 3 के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? ये सिम्पसन्स रूल होता है। यस इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह गिवन है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो आपके पास है मेजरिंग प्रिसीजन। मेजरिंग प्रिसीजन या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम इसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है? या इसको हम प्रिसीजन भी कहते हैं। प्रिसीजन, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ DOA, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्लैश प्रिसीजन, ये आपके पास ये होती है ऑफ अ क्वाड्रेचर फार्मूला। क्वाड्रेचर फार्मूला मीन जो आपने ऊपर फार्मूलाज डिफाइन किए, जैसे सिम्पसन्स और आपने ट्रेपेजोइडल डिफाइन किए, इन दो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये आपके पास ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, is the largest positive integer n, largest positive integer n, such that the formula is exact, formula is exact for x power k, for each k is equal to 0, 1 up to so on n। इसमें इन शॉर्ट आपके पास इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फंक्शन को ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करें और उसका आपके पास एक आंसर आ जाए, फिर आपने वो ट्रेपेजोइडल रूल से आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसको आपने a to b f of x d of x, इसको आपने ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व किया, ठीक। ये आपने ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व किया इस फंक्शन को, फिर आप इसके कॉरस्पॉन्ड आप x की पावर k d ऑफ x इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन a एंड b। यहाँ पर k को आप वेरी करेंगे, पहली दफ़ा आप k को 0 लें, फिर आप k को 1 लें, फिर आप k को 2 लें, तो k की जिस पावर के लिए इस इंटीग्रल का रिजल्ट इस रिजल्ट के से इक्वल आ जाएगा, ट्रेपेजोइडल रूल के इक्वल आ जाएगा, तो वो उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन होगी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या प्रिसीजन होगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कंसीडर करें, एग्जांपल है कि आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन आप ले लें, सपोज करें कि x आपके पास एक फंक्शन है, x क्यूब ले लें, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 एंड 1। सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें 0 to 1 f ऑफ x d ऑफ x से यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, तो वो आपके पास क्या था, h/2 f ऑफ x 0 प्लस f ऑफ x 1, ऐसे ही है ना ट्रेपेजोइडल रूल। h क्या आएगा इसमें, तो बता सकते हैं इसमें h क्या होगा? जी इसमें h क्या होगा? d minus a/2 h is equal to 2.5 1 minus 0/2 1/2। नहीं, इस केस में आप 0/2 नहीं कर सकते ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, n+1 किसके इक्वल है?
n+1, इनको देखिए ना, x0 x1 कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, n+1 की वैल्यू क्या है इन 2 पॉइंट्स के लिए? 2 सर। 2 है ना। तो जब हम स्टेप साइज फाइंड करते हैं तो स्टेप साइज में 1 - 0, जितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं उसमें से 1 लेस लिया जाता है ना, तो ये आपके पास 1 आएगा। आप देखिए ना 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1.0 है, दूसरा 1 है, तो इसका मतलब है 0 + 1 हुआ है तो x1 = 1 है ना। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। देखिए जब आप ट्रेपेजोडियल रूल यूज करते हैं तो ट्रेपेजोडियल रूल में जस्ट 2 पॉइंट्स होते हैं, तो h बेसिकली क्या होता था, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना, x1 - x0 का, तो वो 1 है, इसलिए ये आ गया आपके पास 1/2। फंक्शन की वैल्यू एट x0 वो आपके पास 0 है, प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे आपके पास 1 है, तो ये आ गया आपके पास 1/2 रिजल्ट। ठीक, ये ट्रेपेजोडियल रूल से रिजल्ट है। अब आप कंसीडर करो x की पावर k dx की इंटीग्रेशन। फर्स्ट कंसीडर करें k = 0 और इसको इंटीग्रेट करना है आपने बिटवीन 0 to 1 के दरमियान। 0 to 1 k 0 रखेंगे तो x की पावर 0 मीन d of x विच इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट इससे मैच तो नहीं करता ना, अभी फिलहाल इससे मैच नहीं कर रहा। ठीक, अब आपने क्या करना है, x यहाँ पर k 0 लिया था, अब k की पावर 1 लें, k की पावर 1 लेंगे तो ये आ जाएगा x d of x, तो इसकी इंटीग्रेशन बिटवीन 0 and 1 परफॉर्म करें तो ये आपको देगा इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2, 0 से 1 के दरमियान, तो ये रिजल्ट आपके पास 1/2 आ गया। अब जब हमने x की पावर 1 को इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास सेम रिजल्ट देता है फॉर f of x 0 to 1 f of x d of x के लिए। मीन टू से देखो 0 to 1 x dx को आपने इंटीग्रेट किया, इसका रिजल्ट सेम है अगर आप 0 to 1 की इंटीग्रेशन x³ dfx की ट्रेपेजोडियल रूल से फाइंड करें। ठीक है, तो यहां से x की जितनी पावर होती है वो आपके पास डिग्री ऑफ प्रिसीजन बनती है या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बनती है। तो याद रखें ट्रेपेजोडियल रूल हैज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमेशा 1 होती है। किसी भी फंक्शन के लिए आप अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गई? अब इसी हायर में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अच्छी होती है कि लो? हायर इसमें देखें ना, इसमें ऐसा लैग भी आ रहे और आवाज भी सही है। नहीं, इसमें देखो ट्रेपेजोडियल रूल हैज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1, इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ट्रेपेजोडियल रूल जो है इसकी फिक्स हो गई है कि इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमेशा 1 ही आएगी। आप जो भी फंक्शन लेंगे उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपके पास ट्रेपेजोडियल रूल के केस में 1 ही आएगी। ठीक है, ये फिक्स्ड है उसके लिए। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इस एक फंक्शन की बात नहीं हो रही है, ये हर फंक्शन के लिए ट्रेपेजोडियल रूल में कम से कम ये फिक्स्ड है। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बाकी मैं उसकी आपको रीज़न उसका एक और पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद आप इसकी देख लें। सिम्पसन्स रूल जो है, सिम्पसन्स रूल, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑलवेज 1, ऑलवेज 3 होगी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑलवेज 3। आप इसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। आप सेम फंक्शन लें, ठीक है, उसको मैं इसको बता देता हूँ। जैसे आपने 0 to 1 f of x d of x where f of x is equal to x³ सॉल्व बाय सिम्पसन्स रूल करें। सिम्पसन्स रूल, इसको सिम्पसन्स रूल से ज़रा सॉल्व करें। ठीक है, तो सिम्पसन्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 to 1 f of x d of x is equal to h/3 f of x 0 plus 2 times f of x 1 plus f of x 2। यही फार्मूला है ना उसका, सिम्पसन्स रूल का। +4, सॉरी यहाँ पर 4 आता है। ठीक है, अब इसमें h क्या होगा आपके लिए?
एच यहाँ पर क्या होगा सिम्पसन्स के लिए? एच सर 1/2 b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो h आपके पास आ गया, ये आ गया 1/6। f ऑफ x 0, याद रखें f ऑफ x आपके पास x क्यूब है, तो x 0 आपके पास 0 प्लस 4 टाइम्स x1 क्या होगा? x1 0.5 सर। जी 0.5 1/2 का क्यूब। f ऑफ x2 होगा आपके पास 1 का क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करें 1/6, ये आ जाता है आपके पास 1/2 प्लस 1, तो ये आपके पास 1/4 रिजल्ट आ जाएगा इसका, आई थिंक 1/4। ठीक है, ये आपने ट्रेपेजोडियल रूल से जब आपने 0 to 1 x क्यूब डी ऑफ x को सिम्पसन्स रूल से सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट ये आया सिम्पसन्स रूल से। अब आप ले देखिए x की पावर यहाँ तक x की पावर 1 तक के लिए तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, 1/2 है। हम x स्क्वायर से ट्राई करते हैं। सर थोड़ा x सा वेट से सर लेगा रे वो लेके भी x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके 0 to 1, ये आपके पास 1/3 आएगा। अच्छा ये देखिए जरा इसको, ये स्टेबल होगी स्क्रीन अब? नो सर अभी तक नहीं। आपको एंड वाली लाइन नजर आनी चाहिए, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। यस सर स्टेबल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर का रिजल्ट 1/3 आता है, ये 1/4 से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है मुझे अब इंटीग्रेट करना चाहिए x की पावर 3 डी ऑफ x को 0 to 1 के दरमियान। तो ये बनेगा x4 डिवाइडेड बाई 4 0 to 1 विच इज इक्वल टू 1/4। तो जब x की पावर 3 है तो तब आपके पास ये रिजल्ट दोनों का सिमिलर आता है। तो हम कह सकते हैं कि सिम्पसन्स रूल की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो 3 होती है। सिम्पसन्स रूल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इक्वल टू 3 होती है। ये था आपके पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें लास्ट 2 टॉपिक्स इसमें रह गए हैं जो हमने अभी कवर करने की कोशिश करनी है। सर तो हमें सिम्पसन रूल पर चूज करना चाहिए ट्रापेजोइडल रूल, मतलब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास बेटर चॉइस कौन सा होगा जिसकी बेटर चॉइस डिग्री इसमें ऑफ आपके पास ऑब्वियसली एक्यूरेसी हाई हो या लो हो? सिम्पसन्स रूल आपके पास मच बेटर है, क्योंकि सिम्पसन्स रूल में आप देखें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सर तो तो मतलब आप जिसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होगी हम उसे चूज करें? जी जी बिल्कुल उसी को यूज़ करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आपके पास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देख लें, बल्कि इसके बारे में आप लोग सोचिएगा कि अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहें बिटवीन ट्रेपेजोडियल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, तो वो रिलेशनशिप भी बन सकता है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई इसके बारे में अपना इज़हार ख्याल करना चाहे तो कर सकता है। सिर्फ आप सिम्पसन्स रूल को पहले माइंड में लाएं और देखें कि हम सिम्पसन्स को और ट्रेपेजोडियल रूल के रिलेशनशिप को हम आपस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि आपके पास इसका रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप सिम्पसन्स रूल को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन x0 से x2 के दरमियान f ऑफ x d ऑफ x से। ठीक, अगर मैं, और इसमें मुझे पता है कि मैं जब सिम्पसन्स रूल इस्तेमाल करता हूं तो मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट x0 x1 x2 डिफाइन करना पड़ता है, ये वाला। ठीक, क्या मैं इसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लॉ इसको ये लिख सकता हूं, इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूं ना लिमिट्स को? यस सर।
ये तो इंटेग्रल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि आप इस लिमिट्स को ब्रेक करके x0 से x1, x1 से x2 लिख सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा रूल है, आप इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूशन हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये सिर्फ 2 पॉइंट्स बन गए। इसका मतलब है इस पे आप ट्रेपेजोडियल रूल लगाएं और इस पे सेपरेटली ट्रेपेजोडियल रूल लगाएं अलग अलग। तो इसका मतलब है सिम्पसन्स में इसको मैं अगर TP1 कह दूं, ट्रेपेजोडियल रूल 1 प्लस TP2, मतलब हम सिम्पसन्स रूल को हम ट्रेपेजोडियल रूल की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेपेजोडियल रूल के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इस केस में देखिए ना, ये आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, h/2 बनेगा f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1 प्लस यहाँ से h/2 सेम, और ये आएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। ऐसा ही है ना? और फिर आप थोड़ी सी इसमें लिटिल मैनिपुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि पॉसिबल इस तरह से हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवे, आप लोगों की इसके बाद कोई क्लास है इसके बाद? नो सर। आप मुझे कोई 10 मिनट फालतू दे सकते हैं, आगे टॉपिक क्लोज्ड हो जाए। यस सर। ओके जी, ये देखिए क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूलाज है। ये जस्ट मैं आपको इसके फार्मूलाज बताऊंगा, इसकी डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं। क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला का मतलब है अगर आपके पास ए और बी एक इंटरवल हो और क्लोज्ड इंटरवल हो, इसके दोनों पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। क्लोज न्यूटन फार्मूला का मतलब है इसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फार्मूला। नोड पॉइंट्स का फार्मूला है xi इज इक्वल टू x0 प्लस i मल्टीप्लाई बाय h। ये नोड पॉइंट्स फाइंड करने का फार्मूला है, नोड पॉइंट्स। और इसमें h जो है वो बेसिकली आपके पास डिवाइड h जो बेसिकली आपके पास इसमें याद रखिएगा i इक्वल टू 0 1 2 अप टू सोन n, मीन ये टोटल n प्लस 1 पॉइंट्स हैं। जब आप h डिफाइन करेंगे तो h बेसिकली आपके पास होगा b माइनस a डिवाइडेड बाय n, ये स्टेप साइज होगा। ठीक है, और इसको हम क्लोज्ड क्यों कहते हैं? क्लोज्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। मतलब आप जब नोड पॉइंट्स लेते हैं तो आप x0 को इक्वल टू a लेते हैं और xn को इक्वल टू b लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। और फिर इन बिटवीन आप नोड्स को डिफाइन करते हैं, x0 x3 और यहाँ पर xn माइनस 1 होता है। ये नोड पॉइंट्स इसमें, जीरो वाले नोड पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब आप इसका क्लोज न्यूटन फार्मूला को बेसिकली इसकी डेरिवेशन भी आपके पास लग्रांज इंटरपोलेशन से ही है, लग्रांज इंटरपोलेशन से। इसमें थ्योरम 4.2 में इसकी जनरल फॉर्म डिस्क्राइब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म ये है, सबसे पहला केस 1 आपके पास ये है कि अगर आपने n को इवन कंसीडर किया है, इफ n इज इवन नंबर्स हैं एंड, और जो आपके पास f जो फंक्शन डिफाइन है वो बिलोंग करता है, वो कॉन्टिन्यूस है। एक तो नंबर 1 वो कॉन्टिन्यूस है, दूसरा उसका n+2 डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं उस इंटरवल a b के अंदर। ये दो कंडीशंस आपके पास होंगी कि अगर आपके पास n इवन हो और दूसरा आपके पास f जो है वो कॉन्टिन्यूस हो और उसका n+2 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो तब आप क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला के लिए ये फॉर्म यूज करेंगे। आपने अगर a टू b इंटेग्रल f ऑफ x d ऑफ x को अप्रोक्सीमेट करना है तो ये आपके पास इक्वल होगा समीशन I इज इक्वल टू 0 टू n ai f ऑफ xi प्लस h की पावर n+3 डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ n+2 xi आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे, और आपने 0 टू n
टी स्क्वायर टी माइनस 1 अप टू सो ऑन टी माइनस एन डी टी तक कंसिडर करना। ये जो लास्ट टर्म है इसमें, ये लास्ट टर्म इसकी एरर की टर्म है, एरर टर्म। ठीक, अगर आपके पास n इवन है, n की बात हो रही है, नॉट n प्लस 1 की, n की बात हो रही है। n अगर आपके पास इवन है और f जो फंक्शन डिफाइन है वो कॉन्टिन्यूस भी है उस इंटरवल के अंदर और उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसका केस 2 है। केस 2 क्या है कि अगर आपके पास, इससे फिर हम इन फार्मूला को यूज करके इससे डिफरेंट फार्मूलाज ड्राइव करके आगे मैं आपको बताता हूँ। केस 2 क्या है कि अगर आपके पास इफ n इज ऑड एंड फंक्शन जो है वो आपके पास, इस केस में अगर n ऑड है तो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और उसका n+1 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इस इंटरवल ए बी के अंदर। तो तब आप इस इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला a to b f of x d of x equal to summation I is equal to 0 to n और a I f of x I plus h की पावर n plus 2 divided by n plus 1 factorial और यहाँ पर f of n plus, सर c n+1 क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या cn+1 सर क्या इंडिकेट कर रहा है? cn+1 cn+2 cn+1 आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस हो और इसका n+1 डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सर n इस नंबर ऑफ पॉइंट्स ए बी के दरमियान है। जी जी, n आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, जितने आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है उतने डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट करना चाहिए ना। राइट सर। ये कॉन्टिन्यूस किसी फंक्शन को जब कॉन्टिन्यूस और उसका, देखिए ना आपने एक कैलकुलस में एक लॉ पढ़ा होगा कि एवरी continuous function is differentiable but every differentiable function may not be continuous या समथिंग इस तरह की कोई स्टेटमेंट है। अब वो एग्जैक्टली मेरे उसमें माइंड में नहीं है। यही है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इस तरह की वाइस वर्सा एक कैलकुलस का एक रिजल्ट है, वो भी एग्जैक्टली मेरे उसमें माइंड में नहीं है। बहरहाल इसमें ये नंबर ऑफ पॉइंट्स पे गेम है, इसमें t इंटू टी माइनस 1 अप टू सोन t माइनस n और साथ इसमें आ जाता है dt। ठीक, अगेन ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास इसकी एरर टर्म है जब आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड हो जाए। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें अगर आप केस 1 है कि अगर केस ए कह लें इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n आपके पास 1 हो जाए, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो इस केस में n+1 किसके इक्वल है? n+1 2 हो जाएगा सर। इस 2 हो जाएगा। तो ये आपको अगर आप n इज इक्वल टू 1 लें तो ये आपके पास ट्रेपेजोडियल रूल बन जाता है। ट्रेपेजोडियल रूल आपने सिंपली क्या करना है, n आपके पास सिंपली एक ऑड नंबर है, n इज एन ऑड नंबर, ठीक। तो सिंपली आप यहाँ पर, और हाँ सॉरी इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो ai है ये बेसिकली आपके पास वही सिमिलर है, ai इज इक्वल टू इंटेग्रल a टू b lix d of x, ये उसकी लग्रांज इंटरपोलेशन की इंटेग्रल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर अगर आप n इज इक्वल टू 1 ले लें तो यहाँ से ऑड को यूज करके आपके पास जो ट्रेपेजोडियल रूल का फार्मूला बनेगा वो वही सिमिलर फार्मूला बनेगा जो आप उससे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें x0 से x1 के दरमियान f of x d of x इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2 और ये आएगा f of x0 प्लस f of x1 और माइनस ऑफ h क्यूब डिवाइडेड बाय 12 f डबल प्राइम at xi where xi is lie between x0 to x1। ये वाली जो टर्म आपके पास अपीयर हुई है ना यहाँ पर, ये वाली टर्म, ये आपके पास इस एरर की वजह से आई है, इस एरर की वजह से, ये जो एरर टर्म है आपके पास इनमें से इस एरर टर्म की वजह से आई है। देखो
n+1 आपके पास इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपके पास n आपके पास क्या गिवन है 1 है, तो ये आपके पास h³ आ जाएगा। n+1 किसके इक्वल है 2 है, तो ये f डबल प्राइम एट एक्साई आ गया। ये बात तो समझ आ गई ना, ये वाली बात। अब यहाँ पर ये जो 6 आ रहा है ना, वो आपके पास इसकी वजह से आ रहा है। इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, n लेंगे बिटवीन 0 to 1 के दरमियान, और इसकी इंटीग्रेशन कहाँ तक लेंगे, t to t-1 के दरमियान, क्योंकि n 1 हो गया ना इसमें। तो ये जो 6 यहाँ पे आ रहा है ना, वो यहाँ से इस एरर टर्म की वजह से आएगा। सर एक तो सर ये 6 नज़र नहीं आ रहा है सर, दूसरा आपका पॉइंटर मूव नहीं कर रहा है सर, तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी, तो सर वो हमें पता नहीं चल रहा है किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली h⁻n+2 है। जब आप n = 1, ये वाला n = 1 यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा h³। ये बात समझ आई, क्योंकि n ऑड है, n = 1 है। अब क्लियर हुई है? ये n = 1 है, तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया, ये वाला। राइट सर। n+2 का मतलब है n को 1 पुट करो तो h3 आ गया। यहाँ पर n+1 हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, 2 के इक्वल, तो ये आ गया जस्ट सिंपली 2 का फैक्टोरियल आ जाता है। मैंने कहा ये जो 12 आया है ना, ये वाला 12, इसमें से 2 तो आप निकाल दो जो आपका इस यहाँ से आया है, बाकी का 6 जो है वो इस टर्म का रिजल्ट है, ये वाली टर्म का, ये जो हमने टर्म लिखी हुई है ना, इस टर्म का रिजल्ट है। मतलब आपने इंटीग्रेशन इसके लिए परफॉर्म करनी है 0 से 1 के दरमियान t × t-1 dt की। इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1/6 आएगा। राइट सर। सर टी क्या तो डिनोट कर रहा है जी, टी इसमें क्या चीज है? t एक डमी वेरिएबल है आपके पास, t एक डमी वेरिएबल है। उसको अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, और 0 से 1 के दरमियान उसकी लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि n 1 है ना, तो 0 से 1 के दरमियान इसकी लिमिट पुट करें, ये आपके पास 0 to 1, ये आपके पास t² - t dt, इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें और फिर लिमिट्स पुट करें, आपके पास ये 12 बन जाएगी। और ये वाली जो f डबल प्राइम आया है ना, वो यहाँ से आया है, n+1 आपके पास 2 के इक्वल है, n+1 ऐसा ही है ना, n+1 2 के इक्वल है, तो ये f डबल प्राइम एक्साई आ गया। तो ये सारी टर्म आपके पास कहाँ से हुई है, अपीयर हुई है, ये अपीयर हुई है आपके पास डेरिवेटिव से, ये जो लास्ट वाली एरर टर्म है उससे अपीयर हुई है। और ये जो टर्म है, इसको जब हम n = 1 के लिए अगर हम एक्सपेंड करें, तो ये सिंपली आपके पास क्या बनेगा, a0 f(x0) प्लस a1 f(x1). अब ai आपके पास था 0 to 1 के दरमियान इंटीग्रेट करना किसको, lix dx को, तो a0 क्या है आपके पास, 0 to 1 l0x d(x). l0 आप फाइंड कर लें, जो लाग्रांज बेसिस फंक्शन से पुट करें और इसको इंटीग्रेट कर लें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसी का केस बी क्या है कि ये क्लियर है सबको? यस सर। इसी का केस बी है कि इफ अगर आप n को 2 ले लें, n = 2, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप n को 2 ले लें तो, n को अगर आप 2 ले लें तो तब कौन सा फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इवन वाला सर। जी फर्स्ट वाला। ठीक है, अब अगर आप n को 2 ले लें तो उस केस में देखिए इसका फार्मूला बनता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, वो ये आपको n = 2 जब लेंगे तो इसका मतलब है ये आपको सिम्पसन्स का फार्मूला देगा, सिम्पसन्स फार्मूला, सिम्पसन्स। और सिम्पसन्स का फार्मूला क्या है आपके पास, x0 से x2 के दरमियान इंटीग्रेट करें, n = 2 है, और f(x) d(x) = h/3 f(x0) + 4 times f(x1) प्लस f(x2) और प्लस इसमें एरर टर्म जो आपके पास आएगा, एरर टर्म आएगा -h5/90 f4' ऑफ एक्साई, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे आया। अगर आप ये चीज़ यूज़ करें, n इज इवन, n आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब है i वेरी करेगा, i = 0 1 2, तो इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें टुगेदर दिस फार्मूला ए आई, तो आपके पास सिम्पसन्स फार्मूला का ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन सिर्फ। ठीक, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि वो ये इसके साथ मिलके आ जाएगी। अब रह गया एरर वाली टर्म। अब एरर वाली टर्म में सबसे पहले तो यहाँ पे n+1 की वैल्यू देख लें। n+1 क्या आएगा आपके पास? 3, n+1 नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें एरर वाली टर्म में देखें, n आपके पास क्या है इस फार्मूले में? सिम्पसन्स रूल के लिए n क्या है आपके पास? सिम्पसन्स रूल में n 2 है ना, तो ये 2 + 3h की पावर 5 आ गया। यहाँ पर n+2, ये आपके पास 2 + 2 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पर n+2 है, तो n+2 आपके पास क्या है? n आपके पास 2 है, तो 2 + 2 4। तो ये देखो इस एरर टर्म में h की पावर 5 f(4) एक्साई। अब यहाँ पर ये 90 जो आ रहा है, ये 90 कहाँ से आया है? वो आपके पास इस टर्म से आया है, इसकी इंटीग्रेशन। उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 to 2 के दरमियान है n। अब आपने t² t-1 और t-2 dt इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर। ठीक, एक कांस्टेंट नंबर यहाँ से आया और एक कांस्टेंट नंबर यहाँ से आएगा n+2 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है? मेरे ख्याल है वो शायद 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 होता है मेरे ख्याल है 4 फैक्टोरियल। यस सर 24। ठीक है, 24। तो इसका मतलब है इस 90 में बाकी जो टर्म आएगी वो यहाँ से कांस्टेंट नंबर को ही आएगा, जिससे मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा। तो ये आपके पास सिम्पसन्स रूल बन जाता है। तो इसी तरह अगर आप n = 3 कंसीडर करें, केस सी कह लें, इफ n = 3, तो आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल आ जाता है। सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल आ जाता है। और 3/8 रूल में क्यों आता है कि वो आपके पास यहाँ पर 3h/8 अपीयर होगा, और यहाँ पर आपके पास f(x0) + 3f(x1) + 3f(x2) और +f(x2), ये फार्मूला बनता है सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए। सिमिलरली आप n = 4 के लिए भी फार्मूला लिख सकते हैं, वो आपको बुक में गिवन है 4.28 में। इसको आप लोग उसमें वहाँ से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फाइनल एक चीज़ रह गई, ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको करवा दूंगा, तो फिर हमारी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने मीन वाइल में ये करना है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, एक तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप कोई अपनी क्लास अरेंज कर लें। कल फ्राइडे में तो क्लास पॉसिबल नहीं है, जो टाइम आपकी उसमें बताया गया था। तो अगर उसके अलावा अगर आप फ्राइडे में अगर अवेलेबल हैं, फ्राइडे में नहीं, ट्यूसडे में अगर अवेलेबल हैं तो काइंडली उसमें ज़रूर बताइएगा, उस दिन हम क्लास एक एक्स्ट्रा अरेंज कर सकते हैं। मीनवाइल में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैट्रिसेस के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लें। मैट्रिसेस के उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ये चीज़ें अगर आप देख लें तो हेल्पफुल होंगी, मुझे इनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप लोग जो चैप्टर नंबर आपका बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, डायरेक्ट सॉल्विंग मेथड फॉर लीनियर सिस्टम्स, इसको काइंडली एक दफ़ा आप लोग ज़रूर पढ़ लें। उसमें मैट्रिसेस की जो डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह गिवन है वो आप देख लें। हमें नेक्स्ट में करना है LU फैक्टराइजेशन, और फिर इसमें चोलस्की मेथड है, और खुद 2, 3, 4, 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हमने करने हैं। तो ये आप लोग कर लें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग कोई अपनी क्लास अरेंज करें ताकि आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो सके। सर एक रिक्वेस्ट है सर, जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की हुई ना, काइंडली जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं भेजी हुई वो अपनी असाइनमेंट्स भेज दें, क्योंकि लास्ट मंथ है
और इसी में मुझे सब कुछ फाइनलाइज करना है। आपकी एटलीस्ट दो मेरे ख्याल है शायद जो असेसमेंट क्राइटेरिया उसके मुताबिक 70 मार्क्स का तो आपका फाइनल पेपर होगा, और मेरे ख्याल 4 असाइनमेंट्स लेनी है शायद, और 2 क्विज लेने हैं। तो आप लोग जिनकी अगर किसी ने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई तो काइंडली वो अपनी असाइनमेंट ज़रूर जमा करवा दें। जी बताएं। सर असाइनमेंट सर अभी तक एक ही सर आपने अपलोड की हुई ना सर? और मैंने असाइनमेंट्स उसमें स्टार्ट में एक असाइनमेंट तो मैंने ए वालों को आपको असाइनमेंट एक असाइन नहीं कर सका था, जिसमें जो कंपैरिजन था बिटवीन बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड था, या समथिंग इस तरह की एक स्टार्ट में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। एनीवे असाइनमेंट में मेरा आगे भी आप लोगों को एक असाइनमेंट देने का इरादा है, तो वो मैं असाइनमेंट आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूंगा, और वो भी इसी से रिलेटेड आप लोग ना क्यूबिक सप्लाइन की असाइनमेंट करेंगे, क्यूबिक सप्लाइंस की, ठीक है। और आप क्यूबिक सप्लाइन की असाइनमेंट करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे आप लैग्रांजियन के साथ। आप लैग्रांजियन वाला मेथड ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कोविड-19 के केसेस के लिए। अब आपने सेम वही आपने यूज़ करनी है, सेम वही डाटा आपने यूज़ करना है। मीन इवन ऑड वाला डाटा आप लोगों ने सेपरेटली यूज़ करना है, और आपने क्यूबिक सप्लाइन अब बनानी, क्यूबिक सप्लाइन। अब आपके पास देखो नंबर ऑफ डाटा जो है वो 5 डेज का डाटा है, तो आपके पास 4 सब इंटरवल्स बनेंगे। इसका मतलब है आपको 4 क्यूबिक सप्लाइंस बनानी पड़ेंगी, और फिर 4 क्यूबिक सप्लाइंस के कांस्टेंट मतलब 16 कांस्टेंट्स आपको डिटरमिन करने पड़ेंगे। तो वो बना के फिर आपने दोनों का, लैग्रांजियन का और क्यूबिक सप्लाइन का, आपस में कंपैरिजन करना है कि इसमें से कौन सी बेटर है, और आई थिंक क्यूबिक सप्लाइन इज़ मच बेटर। ये तो अप्रूव भी करेंगे। जी आप बताएं। सर एक और सर क्वेश्चन है सर बेसिकली रिक्वेस्ट है सर, देखें सर आज भी हमने ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा कर लिया सर, तो और अगले हमारी जो है मेकअप क्लास भी, तो सर अगर आप हमें टॉपिक्स बता दें जो हम मतलब फॉर प्रैक्टिस करें और दूसरा फॉर एग्जाम प्रेप करें, अगर आप थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दें इनके दरमियान ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखिए ये आप लोगों मैं अभी आप लोगों को क्या बताऊं, देखें अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें सर, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ।